नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों की। उपचुनाव को लेकर दोनों प्रदेश में किसी भी वक्त बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। आगे आपको दिखाएंगे उपचुनाव के नॉमिनेशन में विपक्ष की टेंशन की खबरें। अटकलें लग रही हैं कि गठबंधन में कांग्रेस को मिली 2 सीट पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में देरी के पीछे समाजवादी पार्टी की नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही बात होगी उपचुनाव में बहराइच के मुद्दे पर हो रही सियासत की। विपक्ष के नेता जहां लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल को भूल गई। और इसके अलावा बात होगी मथुरा में आज सीएम योगी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी में होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है। ये सभी खबरें आगे आपको दिखाएंगे, तो चलिए लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक तैयारियों में जुटे हुए हैं। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव है। 13 नवंबर को उपचुनावों की वोटिंग है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल हो सकेंगे। नॉमिनेशन में एसपी और बीएसपी के प्रत्याशी जुटे हुए हैं। सीट पर कांग्रेस उपचुनाव की जंग लड़ेगी। 2 सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया नहीं है, जिसके चलते सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से नाराजगी की अटकलें भी लगाई जा रही। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस ने नाराजगी वाली अटकलों को खारिज करते हुए जल्द उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की बात कह दी है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का नामांकन होना है। ऐसे में सभी सियासी दलों के प्रत्याशी नॉमिनेशन में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। अंबेडकर नगर में एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन कर दिया है। उनके साथ उनके पति सांसद लालजी वर्मा, एसपी विधायक रामअचल राजभर मौजूद रहे। कटेहरी विधानसभा से एसपी ने शोभावती को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एसपी सांसद लालजी वर्मा ने अंबेडकर जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम प्रधानों को बुलाकर डीएम धमका रहे हैं। लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव ने कल नामांकन किया, जिसमें सेफई परिवार की एकता भी दिखी। इस दौरान तेज प्रताप के साथ अखिलेश यादव, एसपी सांसद डिम्पल यादव, एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी नजर आई। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि करहल से उनके परिवार का कई पीढ़ियों से जुड़ाव है। वो शानदार तरीके से यहां से जीत हासिल करेंगे। जनता ने मन बना लिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीट को जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिलता है। अंबेडकर नगर में उपचुनाव की कटेहरी सीट के लिए बीएसपी प्रत्याशी अमित वर्मा ने नॉमिनेशन किया है। बीएसपी प्रत्याशी के साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पर नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। वहीं यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2 सीट पर लड़ रही कांग्रेस से भी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबकी सहमति से उम्मीदवार घोषित होगा। उनका कहना है कि कोई पेच नहीं फंसा है, सारी बातें हो चुकी हैं, सहमति भी है। न कोई पेच है और न पेच फंसा है, सारी बातें हो चुकी हैं, आपसी सहमत बन चुकी है और आपको समय से पहले हम अवगत भी करा दें। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव को लेकर उसकी तैयारी पूरी है। इस बार विपक्ष का भ्रम और झूठ नहीं चलने देंगे। यूपी में होने वाले उपचुनाव में विपक्ष के नेगेटिव एजेंडे का पर्दाफाश करेंगे। एनडीए सभी सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो कई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने
विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। जो अपराधी है और अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उपचुनाव को लेकर कहा कि एनडीए सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष हताश हो चुका है, इसलिए मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव को फंसा दिया, नहीं तो बीजेपी सभी 10 सीट जीत जाती। ये दोनों प्रदेशों में और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और देश का कल्याण जैसे होता है, गरीबों का कल्याण, ये निरंतर होता रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट। क्योंकि एक बात जो पूरे मैंने जो गौर किया मेरे प्रचार में, चूंकि मैं प्रचारक हूं, मैंने गौर किया और मेरे फैन सब जगह, जहां पर विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया था, राहुल गांधी जी वगैरह ने, कि मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, ये बात देश को बहुत बुरी लगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। ऐसे में तमाम सियासी दल उपचुनाव के दंगल में जुटे हुए हैं और हर सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तब जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बहराइच बवाल का मुद्दा उपचुनावों में जमकर सुनाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही हैं। कल अखिलेश ने जहां बीजेपी पर बहराइच में दंगा करवाने का आरोप लगाया था, तो वहीं आज फिर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरते हुए उसे हिटलर बता दिया। मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर लगे, जिसमें बटोगे तो कट्टू का संदेश लिखा गया और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश और डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच बवाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दंगाइयों और आरोपियों पर एनकाउंटर के बाद अब अवैध अतिक्रमण के नोटिस पर भी सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बुधवार तक बुलडोजर न चलाया जाए। बहराइच हिंसा के बाद हाल ही में अधिकारियों ने कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। इनका नाम दंगों से जुड़ी एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज है। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिए गए नोटिस को लेकर कुछ लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। वहीं डीजीपी की ओर से यूपी पुलिस को एनकाउंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। यूपी में एनकाउंटर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी होगी। मौत होने पर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल करेंगे। एनकाउंटर के बाद बैलिस्टिक जांच भी जरूरी होगी। अखिलेश ने बहराइच दंगों के बहाने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी ने ही बहराइच में दंगा करवाया था। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश के आरोपों का यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दंगा करवाने वाली पार्टी कौन सी है, ये सब जानते हैं। दंगा कराने वाली पार्टी और दंगाइयों की पार्टी कौन सी है, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो कई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। जो अपराधी है और अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के दिन का वीडियो वायरल होने के बाद ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये काम तो विवेचक का है कि वो देखेगा किसकी कितनी भूमिका है। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है, एक्स पे पोस्ट किया है और कुछ वीडियो भी डाले हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो अपनी सरकार का रिकॉर्ड उठा करके देखें कि हर तीसरे दिन एक दंगा होता था।
बहराइच में दंगे को लेकर अखिलेश ने फिर कहा कि जो दंगा हुआ उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। हिटलर के तरीके से बीजेपी काम कर रही है। ये दंगा इसलिए कराया गया क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। यूपी में जहां उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर है, वहीं मुंबई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी पारा हाई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें संदेश लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया है। डिंपल यादव का कहना है कि जनता बीजेपी की नीतियों को समझती है। लोगों को बीजेपी वाले और ज्यादा नहीं बरगला सकेंगे। जनता रोजगार सुरक्षा चाहती है। उपचुनाव में जनता जवाब देगी। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का, जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले। बहराइच बवाल का मुद्दा विपक्ष आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में पिछले 7 सालों से कानून व्यवस्था मजबूत है। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष शायद अपनी सरकार का दंगे वाला कार्यकाल भूल गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी कर सकती है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी 9 सीटों पर 3-3 नामों का एक पैनल भेजा गया था, जिस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया है। और आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। उपचुनाव वाली 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी नामों का ऐलान करेगी। एक सीट बीजेपी ने सहयोगी दल आरएलडी को दे रखी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी अपने काम पे सबको साथ लेके चलने की नीति पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला ले चुका है। फाइनल लिस्ट तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, उसके मुताबिक कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी पैनल में नाम। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल।
गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है कि इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शेफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम यूपी बीजेपी ने पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल हैं। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है। यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। हम लोग आपस में बातचीत करके नीचे से तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है। और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है। अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 9 सीट कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ में सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया और यूपी को लेकर कहा कि इससे प्रदेश में काफी तरक्की हुई है। लखनऊ के बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर पूजन अर्चन किया और फिर मथुरा में 10 दिन के प्रवास पर रुके मोहन भागवत से मुलाकात भी की। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। सिल्क साड़ी का व्यापार बढ़ा है, साथ ही सिल्क एक्सपो से व्यापारियों को लाभ होगा। ये एक्सपो 7 दिनों तक चलेगा और इसका उद्देश्य रेशम के वस्त्रों के महत्व को बढ़ावा देना है, खासतौर पर दीपावली के दौरान। एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद की, आज प्रत्येक जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में कहा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने सरकार ने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम क्या है कि यहां पर रोजगार का सृजन भी हुआ, एक्सपोर्ट भी यहां का परंपरागत उत्पाद होना प्रारंभ हुआ। 75 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। लखनऊ के बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे। यहां सीएम योगी ब्रजतीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी ने ब्रजतीर्थ विकास परिषद की 7वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की और 123 करोड़ रुपए की योजनाओं पर मोहर लगाई। विकास के कामों में राया इंटरचेंज पर भगवान श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा समेत बाकी परियोजना भी शामिल हैं। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने
श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम योगी ने मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। मोहन भागवत मथुरा में 10 दिनों का प्रवास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव के दौरान वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में 133 करोड़ की 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि मथुरा का विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए विकास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों के शिलापट्ट पर जनप्रतिनिधियों का नाम हो। जो सड़कें खुदी हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। IGRS सीएम पोर्टल पर फर्जी निस्तारण करने वालों पर कार्रवाई की जाए। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।